Hello everyone, I am Dr. Maria Tare, working in Department of Obstetric and Gynecology in Apollo Hospitals, Navi Mumbai. And today we have Dr. Om Prakash Jamadar, Consultant Pediatric and Neonatology in Apollo Hospitals, Navi Mumbai. And today we are going to discuss about how to take care of newborn. So, केयर ऑफ न्यूबॉर्न जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी जो रहते हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करने का प्लान करेंगे. डॉक्टर मारिया विल पुट फॉरवर्ड सम कॉमन क्वेश्चंस एंड देन वी ट्राई टू डिस्कस वन बाय वन. okay. So, sir, first question I would like to ask that just after the born of the baby, कुछ लोग डायरेक्टली हनी दे देते हैं एज लाइक मेरी भी जब डॉटर हुई थी तो मेरे भी इन लॉज ने हनी देने का ट्राई किया था बट मैंने मना कर दिया था बिकॉज आई नो दैट हनी इज नॉट गुड फॉर द बेबी. So can you suggest something or can you please point on this topic what why not to give honey and like This is very important, practical issue that most of the mothers face. exactly. Immediately after birth, हनी वगैरह कोई ना कोई ला के रखे रहते हैं, इन-लॉज रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, एंड दे वो बोलते हैं कि बेबी का बर्थ होने के बाद थोड़ा हनी देते तो अच्छा रहता है. अगर देखेंगे तो हनी स्वीट रहता है, शुगर रिच रहता है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इन दैट हनी, जिसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिसके कारण बेबी को इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है. इसीलिए एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बोलते हैं फर्स्ट गोल्डन आवर ऑफ लाइफ, जिसका मतलब है कि बेबी होने के बाद विद इन फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ हमको बेबी को मदर का मिल्क देना है. और ये मिल्क में कोलोस्ट्रम रहता है जो कि मदर के मिल्क से एंटीबॉडी जो रहते हैं, बॉडी में जो एंटीबॉडीज रहते हैं, फाइटिंग कैपेसिटी रहता है, वो बेबी को भी मिलते हैं, जिसके कारण बेबी को इन्फेक्शन होने का फ्यूचर में जो डर रहता है उसके लिए भी बहुत हेल्प होता है. तो फर्स्ट hour after birth we should stick to mother's milk which is rich in fighting capacity for the baby and not the honey for the baby. Okay. सर समटाइम्स बहुत सारे पेरेंट्स एडमेंट होते हैं कि उनके रिलीजियस बिलीव्स कुछ ऐसे होते हैं या कस्टम्स होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मीठा देना होता है. तो इन दैट सिचुएशन कैन वी गिव 10% डेक्सट्रोज और स्टेराइड मींस कैन वी गिव? So again as I said, mother's milk is best for the baby. Yes, तो अगर हम 10% डेक्सट्रोज या कुछ अदर दूसरे बिलीफ्स जो भी रहेंगे हमारे, वो अगर देते हैं तो उससे बेबी को नुकसान ज्यादा होगा. इवन डेक्सट्रोज आप जो बोल रहे हैं उसमें खाली शक्कर रहता है, exactly. उसमें बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ऐसे कुछ नहीं रहते. तो हमसे ऊपर से शक्कर का पानी, हनी या डेक्सट्रोज ऐसा कुछ नहीं देना चाहिए. ओके, थैंक यू सर. सर सेकंड क्वेश्चन, जो बहुत सारे मदर्स जब हमारे पास भी आते हैं तो वो पूछते हैं कि हमारा बेबी फीड नहीं ले रहा ठीक से, या फिर फीड के बाद उनको वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, या उनको कैसे पता चले कि उन बेबी ने अच्छे से फीड लिया है या नहीं लिया. सो कैन यू प्लीज पॉइंट ऑन दिस टॉपिक? तो हम एक एक करके इसका हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे बेबी को एडिक्वेट मिल्क मिल रहा है क्या, ऐसे मदर्स को लगता है, ऐसा परसेप्शन रहता है. तो व्हाट आई से, फीडिंग करने के पहले दे डू फील हेवीनेस इन द ब्रेस्ट, क्योंकि मिल्क एक्यूमुलेट हो जाता है. और फीडिंग करने के बाद जो हेवीनेस जो रहता है वो चेंज होकर लाइटनेस इन द ब्रेस्ट फीलिंग होता है. तो एक फीलिंग आता है. सेकंड थिंग, फीडिंग करने के बाद अगर बेबी एडिक्वेटली सो रहा है, मतलब फीडिंग होने के बाद 1-1.5 घंटा अगर बेबी एडिक्वेट रेस्ट कर रहा है तो उसका ही मतलब है कि बेबी को एडिक्वेट मिल्क मिल रहा है. एंड थर्ड कंपोनेंट, अगर बेबी का हाइड्रेशन जो है, वाटर इनटेक जो कि मिल्क से बेबी को मिलता है, वो अगर अच्छा रहता है तो बेबी का यूरिन अच्छे से पास करता है. तो ये 3 पैरामीटर से हमको समझ में आता है कि बेबी को एडिक्वेट फीडिंग हो रहा है. एंड जो फोर्थ जो रहता है, जब हम आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे तो उस समय हमको समझ में आता है कि वेट इंक्रीज कितना हो रहा है. जैसे अभी हम इनिशियल 1 मंथ में अगर देखेंगे तो वी एक्सपेक्ट 800 to 1000 ग्राम वेट गेन इन फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ. तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे कि 1 वीक के बाद कितना वेट है, 15 डेज के बाद कितना है, तो उस तरह से हमको समझ में आएगा कि बेबी को एडिक्वेट फीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये फर्स्ट जो है तो ये है, हमको देखना है. सेकंड थिंग, इनिशियल वीक, फर्स्ट वीक में अगर देखेंगे तो मदर का मिल्क प्रोडक्शन बहुत टाइम कम लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम बेबी का जो स्टमक कैपेसिटी रहता है वो भी कम रहता है ना. तो मदर्स मिल्क ही हमको बेबी को कंटिन्यू करना है, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं. कई पेरेंट्स को लगता है कि बेबी को मिल्क एडिक्वेट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऊपर से फॉर्मूला फीडिंग देते हैं, या कुछ पेरेंट्स काउ मिल्क के बारे में भी सोचते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ कि माँ का दूध बेबी के लिए और गाय का जो दूध है वो उसके
काफ के लिए, है ना। तो हमको हमेशा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में टारगेट करके हमको बेबी को माँ का दूध ही देना चाहिए, ऊपर से कुछ टॉप अप देने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, until and unless there is some other reason advised by your pediatrician or there are some metabolic conditions है, ऐसे सिचुएशन में ही हम एडवाइस करते हैं, नहीं तो मदर्स मिल्क 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली वही देना है। So, other question which frequently parents ask us कि vomiting, about vomiting. Yes. Feeding के बाद vomiting बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी-कभी babies को. That's right. So in fact it is very common for the baby to omit small amount of milk after feeding. And मैं तो बोलता हूँ अभी दिन में 2 से 3 बार बेबी वोमिटिंग करते हैं, कर्डी व्हाइटिश कलर का वोमिटिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जब फीडिंग होता है तो बेबी कुछ गैस भी सॉलो करते हैं, और ये गैस जो है कई बार वोमिटिंग करते समय ये गैस के साथ में मिल्क भी आ जाता है। तो ऐसे अगर 2 से 3 बार वोमिटिंग होते तो ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर बार बार बेबी वोमिटिंग कर रहा है, साथ में वोमिटिंग का कलर डार्क ग्रीन, डार्क येलो कलर का है, ऐसा अगर रहता है तो हमको हमारे डॉक्टर के पास जाना है, उनको दिखाना है कि बेबी को और दूसरा कुछ प्रॉब्लम है क्या जिसके कारण वोमिटिंग हो रहा है। So other question, common problem which we encounter is like about the stool, कि स्टूल कितनी बार दिन में होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ये कंप्लेन से कि उनके बेबी को दिन में 3-4 टाइम्स स्टूल्स पास हो रहे हैं, या बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ये बोल के कि उनके बेबी को 3-4 डेज से मोशन पास नहीं हो रहा। So sir, what is the reason behind that and is it okay या नहीं? Can please? स्टूल का अगर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे और कलर कंसिस्टेंसी अगर देखेंगे तो इनिशियल 1-2 डेज में मोशन का कलर ब्लैक रहता है, जिसे हम मेकोनियम बोलते हैं, एंड डे 3 डे 4 पे थोड़ा सा ब्लैकिश ग्रीन येलो ऐसे मिक्स कलर का रहता है, जिसे हम ट्रांजिशन स्टूल बोलते हैं, और उसके बाद कलर येलो होना शुरू होता है, मतलब 4-5 डेज के बाद येलो स्टूल पास करते हैं बेबीज। एंड ये अगर स्टूल देखेंगे तो कई बार एकदम वाटरी ग्रैन्युलर येलो गोल्डन कलर के रहते हैं, और हमको लगता है क्या है बेबी को लूज मोशंस तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर देखेंगे तो मदर का मिल्क जो रहता है बेबी को डाइजेशन के लिए बहुत इजी रहता है, अच्छा रहता है, जिसके कारण बेबी को मोशंस भी इजीली पास करने के लिए होता है, और ये मोशन वाटरी ग्रैन्युलर येलो कलर के रहते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम देखेंगे तो कई बार बेबीज मोशंस फीडिंग करते हैं और मोशंस पास करते हैं, हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये जो है नॉर्मल रहता है, मतलब हम अगर बेबी को रेगुलरली 2.5 आवर मतलब दिन में 10 to 12 टाइम्स अगर हम फीडिंग कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली 10 to 10 टाइम्स मोशन हो सकता है बेबी को, है ना। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस आई विल से। बट अगर आपको लग रहा है कि बेबी मोशन ज्यादा कर रहा है, साथ में फीडिंग नहीं कर रहा है, सुस्त लग रहा है, उसका मतलब है कि बेबी को कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है, ऐसे सिचुएशन में हमको डॉक्टर्स को मिलना है। नेक्स्ट पार्ट, कुछ बेबीज रहते हैं कि जो कि 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, मोशन ही नहीं करते हैं। हमने तो कुछ बेबी देखे कि 7 डेज तक भी मोशन नहीं करते। ये भी नॉर्मल है अगर बेबी फीडिंग अच्छे से कर रहा है तो, हाँ। लेकिन अगर मोशन नहीं पास कर रहा है, बेबी का पेट फूला हुआ लग रहा है, बेबी बहुत उल्टी कर रहा है, पर्टिकुलरली ग्रीन कलर का उल्टी कर रहा है, ऐसा होता है तो हमको चिंता करने की बात है। ऐसे सिचुएशन में अगेन हमको हमारे डॉक्टर के पास जाना है। देन कलर जैसे मैंने बताया, ब्लैक, देन ग्रीनिश एंड देन येलो, ये कलर्स नॉर्मल है। लेकिन अगर मोशन का कलर रेड कलर का है तो ऐसे कंडीशन में भी हमको सोचना है कि मोशन में ब्लड तो नहीं है, उसके कारण हमको हमारे डॉक्टर के पास जाना है। हम बच्चों को डिलीवरी होने के बाद एक इंजेक्शन देते हैं विटामिन के का, जिससे ये ब्लीडिंग होने का रिस्क कम होता है। लेकिन बाय चांस अगर मिला नहीं है या बेबी को डेफिशिएंसी होने के कारण ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर रेड कलर का मोशन होता है तो हमको हमारे डॉक्टर को इमीडिएटली मिलना है। सर एक और पेशेंट आता है कि रात में बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? एज इन मेरी डॉटर भी रात में बहुत ज़्यादा रोती थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, सो क्या आप बताना चाहेंगे हमारे? I think this is a very difficult task for a mother, you know. So I say them that babies जो है दिन में सोते हैं और रात में रोते हैं। Exactly सर। क्योंकि क्या होता है जब बेबी मम्मी के टमी में रहते हैं तो उनका अगर आप रिकॉल करेंगे कि मूवमेंट्स जो है नाइट टाइम में ज्यादा रहता है और डे टाइम में दे आर क्वाइट एंड स्लीपी स्टेट में से रहते हैं। तो ये जो पैटर्न जो है डे और नाइट शिफ्ट चेंज होना उनका बेबीज का, उसके कारण कुछ बच्चे डे टाइम में सोते रहते हैं और नाइट में जगते हैं, नाइट में ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं कि हमको फीडिंग चाहिए या उनको हैंडलिंग करना चाहिए। ये नॉर्मल पैटर्न है। तो हमें क्या करना है, तो कंफर्ट केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बेबी जो कि मम्मी के साथ 9 मंथ तक है, बेबी को मदर का हार्ट बीट का परसेप्शन भी रहता है ना। तो बेबी जब नाइट में जगते हैं तो ऐसा नहीं कि हर बार हमको फीडिंग करना है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजन फॉर वोमिटिंग जो है एक्सेसिव वोमिटिंग, ये एक्सेसिव फीडिंग के कारण भी बेबीज कई बार वोमिटिंग करते हैं ना। तो हर बार रोया मतलब फीडिंग ऐसे नहीं करना है हमको। बेबी रोता है तो हमको देखना है कि बेबी को कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है क्या, बेबी ने वेट नैपीज हुआ है, डर्टी नैपीज हुआ है, या कई बार हम टाइटली रैप करते हैं बेबीज को, कपड़े टाइट होते हैं। ये जो डिस्कम्फर्टिंग फैक्टर है उसको हमको एड्रेस करना है। एंड अगर बेबी जस्ट उठाते, दे जस्ट फील द टच ऑफ आवर्स, हमारे हार्ट बीट को भी परसीव करते, उससे भी अगर क्वाइट होते हैं मतलब दे जस्ट नीड अ कंफर्टिंग केयर, है ना। तो नॉट नेसेसरी कि हर बार रोया मतलब हमको फीडिंग करना है, दैट इज वन पार्ट। सेकंड थिंग, कई बार सेकंड वीक में पर्टिकुलरली बेबीज को कोलिक होते हैं, मतलब पेट में गैस होने के कारण उनको डिस्कम्फर्ट होता है पेट में, या पेन होता है, उसके कारण भी बेबीज होती है। तो इसके लिए हमको बर्पिंग करना है। बर्पिंग मतलब फीडिंग होने के बाद ऑन एन एवरेज 10 to 15 मिनट्स हमको बेबी को हमारे शोल्डर में लेके बैक से पैटिंग करना है, जिससे जो भी उन्होंने गैस सॉलो किया रहता है वो गैस निकालने के लिए हेल्प हो जाएगा। इवन कई बार बेबीज फाट भी करते हैं मोशन के साथ में, जैसा गैस पास करते हैं वैसे गैस पास करते हैं, जिससे उनको जो भी स्टमक डिस्कम्फर्ट हुआ रहता है उसके लिए हेल्प होता है। एंड साइक्लिंग मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो बेबी खुद से हाथ पैर का मूवमेंट करते हुए, वैसे हम वो एक्सटर्नली भी थोड़ा सा साइक्लिंग मूवमेंट्स करेंगे लेग का, तो उससे भी गैस पास करने के लिए उनको हेल्प हो जाता है। So these are some helping tricks for the baby to make them comfortable if gas is causing the discomfort, or just pick them up, swaddle them, hold them close to you. That is like comforting them. So all these things will help a lot to make them comfortable in the night, and for your night also to become comfortable, I will say. Yes. Okay, so these were the common questions like feeding related problems which we tried to cover for today, and we have many more questions to cover in our next session. And I also request my viewers, if unko koi question hai to they can comment in our comment section below. And that's all for today. So any take home message for our viewers, for our parents? So I will say that a mother is born when baby is born. So it's not just the care of baby which is important. We have to take care of the newly born mother also. So that means as a family हमको support करना है mother को, क्योंकि being mother is a not so easy task. It is a moment of joy, but at the same time there are so many difficulties that they face. So giving the emotional support, giving support during their night shifts, night hour works. So I will say that it's not just the maternity leave, we should have a proper paternity leave where parents, the father of the baby is also actively involved in the care of baby, and I will say that all we community should work forward for. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.